दूसरी चीज आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसमें से क्वेश्चन 110% आएगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक है, 110% इसमें से क्वेश्चन आएगा बालको एलसीएम और एचसीएफ का। तो बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को समझ के चलना। जब मैं एलसीएम और एचसीएफ समझा रहा हूंगा तो बहुत तमीज से इस टॉपिक को आप समझते हुए चलोगे, समझोगे ना? अबे यार बहुत प्यार से समझाऊंगा, टेंशन ना लो, समझ में आएगा। ठीक है, चलो। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद टॉपिक आता है हमारा प्रूविंग इर्रेशनैलिटी। ठीक है, मतलब कि यहां पर हम जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जो इर्रेशनल नंबर हैं जैसे √2, √3, √5, उन्हें इर्रेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, और इसमें से भी 100% चांस है कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा √2, √3, √5, इनमें से एक ना एक की इर्रेशनैलिटी प्रूव करने को तो पक्का आ ही जाती है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा चैप्टर, और उसके बाद उन पर बेस्ड क्वेश्चन तो है ही। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम लोग करोगे, मैं तुम्हें समझाता हुआ चल रहा हूं कॉन्सेप्ट, और जो पूरा रियल नंबर है वो हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट 30 मिनट में। कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म कर दें। तो शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर ही, जो कि है रियल नंबर्स। तो भाई अब रियल नंबर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल दोनों टाइप के नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इर्रेशनल और रैशनल दोनों टाइप के नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर हमारा ग्रुप ऑफ नंबर्स है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं कोई भी ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q आपका 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिस भी नंबर को आप लिख सकते हो, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सारे नंबर रैशनल हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इर्रेशनल कौन से होते हैं? वो नंबर जिन्हें आप p/q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे क्या हो? इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर 0 से इक्वल ना हो। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे कि तुम्हारा इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास √2, √3, √4, ठीक है, √5, लेकिन √4 जो है वो तुम्हारा इर्रेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, √5 इर्रेशनल नंबर है, √6 इर्रेशनल नंबर है, ऐसे ही √9 भी इर्रेशनल नंबर नहीं होता। क्यों? देखो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ गया, जैसे कि √4 हो गया, 4 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, 9 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, या 16 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, या 25 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसे आप सॉल्व करके रैशनल बना सकते हो। जैसे कि आपका स्क्वायर रूट 4 को आप सॉल्व करके लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया और ये बन गया 2। तो 2 हमारा एक टाइप का रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसे 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर 2 और 1 दोनों इंटीजर है। ठीक है, और हमारा जो 1 है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसे नंबर्स हैं तो वो हमारे इर्रेशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आप p/q, क्योंकि आप उन्हें इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2/1 लिखते हो तो ये p/q की फॉर्म में तो आ गए, लेकिन ये दोनों के दोनों इंटीजर्स नहीं है। यहां पर ये तो इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है। √2 कोई इंटीजर थोड़ी होता है, इंटीजर तो हमारे 0 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं, ना कि √2 कोई इंटीजर है। ठीक है, तो इसीलिए √2, √3, √5, √6 ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा बहुत बेसिक से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई 0 इज अ रैशनल नंबर। अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो यार देखो, सिंपल सी चीज है, 0 को आप लिख सकते हो 0/1। ठीक है, 0 को आप लिख सकते हो 0/1। अब 0/1 क्या है? यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ये p/q की फॉर्म में आ गया, दोनों के दोनों हमारे इंटीजर हैं।
0 भी एक इंटीजर है एंड 1 भी एक इंटीजर है, और यहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल है क्या कि 0 को हमने p बाय क्यू की फॉर्म में लिख लिया, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 से इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये हमारा क्या है, ये एक क्या है बच्चों, हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए 0 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? इज 0 इज अ नेचुरल नंबर? ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन यस, नो, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि काउंटिंग नंबर्स हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये साइड में चार्ट बना रखा है, जिसमें से आप देख भी सकते हो कि सबसे पहले नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, फिर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6, फिर इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ जाते हैं। यहां पर हमारे सारे 0 1 2 3 4 5 6 तो होते ही हैं। 0 के राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव वाले नंबर आ जाते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4। और उसके बाद रैशनल नंबर के अंदर तुम्हारे सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, क्योंकि हर एक इंटीजर को आप लिख सकते हो, जैसे यहां पर है हमारा -3, तो -3 को आप लिख सकते हो -3/1, -2 को आप लिख सकते हो -2/1, -1 को आप लिख सकते हो -1/1। ठीक है, तो हर एक इंटीजर को आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर p और q हमारा क्या होते हैं, p और q हमारा इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो यानी कि ये सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं हमारे। इतना सबको क्लियर हो गया? तो ये हो गया रियल नंबर का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब रैशनल और इर्रेशनल को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक तरीका और है, और वो है इनका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें बता देता है कि भैया ये लोग रैशनल हैं और ये इर्रेशनल हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे दो अलग अलग हैं, एक तो रिकरिंग है और एक नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो अब देखो, जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद जाकर हमारा खत्म हो जाता है, जैसे 1.25, 2.05 या 0.2589 या 0.14439। अब ये देख सकते हो जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन मैंने यहां पर लिखे हैं, सारे के सारे डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के बाद जाकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग में, तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग क्या था? टर्मिनेटर क्या करता है? टर्मिनेटर है जो सब कुछ खत्म कर देता है ना। टर्मिनेटर क्या होता है? जो सब कुछ खत्म कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या आते हैं? जो खत्म हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद। ठीक है, जैसे कि यहां पर है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? ये कभी भी खत्म नहीं होते, ये डेसिमल के बाद चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये खत्म नहीं होते। अब इसमें दो टाइप के हैं, पहला है रिकरिंग, दूसरा है नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिकरिंग की। तो रिकरिंग कौन से वाले होते हैं बच्चों? रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जहां पर आपका किसी पर्टिकुलर नंबर की बार बार रिपीटेशन होता रहता है। अब देखो, जैसे कि 0.2222 डैश 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 डैश, तो ये डैश 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 का मतलब क्या है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं हो रहा है। इस डैश 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 का मतलब है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो 2 है इसका बार बार रिपीटेशन भी हो रहा है। ठीक है, क्या है? इसका बार बार रिपीटेशन भी हो रहा है। तो यहां पर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसे डिनोट करने का एक तरीका होता है, जिस नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है आप उसके ऊपर बार लगा सकते हो, 0.2 बार। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, ये कभी भी खत्म नहीं होगा और इसमें किसी नंबर का रिपीटेशन बार बार नहीं होगा। जैसे कि 0.10 110 1110 1110 1110 डैश 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 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखो, इसमें जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स के। ठीक है,
रैशनल नंबर्स के। एग्जाम्पल में दे देता हूं, जैसे कि 1/2 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर तुम डिवाइड करते हो, तो तुम्हें मिलेगा कि जब आप 1/2 को डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 0.5। सीधी सी बात है, 0.5 आ जाएगा ये, ठीक है। या 1/4, इसकी वैल्यू 0.25 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में कौन सा एग्जांपल आ सकता है? इसमें आ सकता है 1/3। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 0.3 बार, 0.3 बार मतलब 0.333333। अगर तुम 1 को डिवाइड करते हो 0 से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख सकते हो यहां पर साइड में, ठीक है। अगर तुम 1 को डिवाइड करते हो, ठीक है, किससे? 3 से, तो ये 0.333 ही देगा, चाहे तो तुम करके देख लेना, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब इसके अलावा तो ये दोनों तो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे किसके? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हमारे डेसिमल होते हैं किसके? डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर के। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बचा, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चों किसका? ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है इर्रेशनल नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है इर्रेशनल नंबर का। तो डेसिमल एक्सपेंशन सबको क्लियर हो गए रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स के लिए जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सबको क्लियर हो गए। अब नंबर देखकर तुम बता सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन देखकर तुम बता सकते हो कि ये रियल नंबर है या नहीं है। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन देखकर तुम आराम से बता सकते हो कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल है। सिंपल सा लॉजिक है। ये देख लो एक बार ये पूरा का पूरा चार्ट, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम चलते हैं सीधा हमारे मेन टॉपिक पर। रियल नंबर वाला टॉपिक हम करते हैं साइड में। अब आ जाते हैं हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर, और इससे हमारा क्वेश्चन 110% आएगा एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले यहां पर बात होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि आपका कोई भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि अपने आप से और 1 के अलावा और नंबर से भी डिवाइड हो, मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4, ठीक है, 6, 8, 9, ये सब क्या है? ये सब कंपोजिट नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि हमारा 2, 3, 5, 7, इसके अलावा 11, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे प्राइम नंबर्स है। 1 हमारा ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, याद रखना। 1 ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, क्योंकि 1 का देखो क्या है, कंपोजिट की डेफिनेशन है मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम की डेफिनेशन है एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 का खाली एक ही फैक्टर होता है जो है 1। तो इसलिए 1 ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, बात खत्म, ठीक है। तो अब ये कह क्या रहा है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है तो आप उसे प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी अगर आपके पास कंपोजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 6, तो आप 6 को लिख सकते हो 2 into 3, मतलब कि 6 एक कंपोजिट नंबर था जिसे मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। सिंपल। इसके अलावा मान लो मैं ले लिया 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, ठीक है। तो यहां पर एक 12 कंपोजिट नंबर था जिसे मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 10, ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 into 5। या फिर अगर मान लो कोई बड़ा नंबर तुम्हारे पास आ जाता है, जैसे कि तुम्हारे पास आ गया क्या, तुम्हारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तुम्हें किसका? 625 का। तो भाई कैसे निकालें 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन? तो देखो, इसके लिए एक तरीका होता है। ऐसे टेबल बनाओ, टेबल में एक साइड पर अपना वो नंबर लिखो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, दूसरी साइड सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचो जिससे ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। तो 625 5 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, एंड 5 5 जा 25, तो 125 आ गया 5 से 625 को जब हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 125 डिवाइड होगा,
सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 125 डिवाइड होगा, तो ये आ गया 5 ही है वो भी, तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। इसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 25 डिवाइड होगा, फिर से 5 आ गया, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 और ये आ गया। तो देखो भाई तुम्हारा जो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो भाई बस यही बोलती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसे आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और जो ये फैक्टराइजेशन होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर का, ये अपने आप में यूनिक होगा, ये किसी और नंबर के लिए नहीं हो सकता। 2 इंटू 3 खाली 6 का ही क्या होगा, फैक्टराइजेशन होगा, किसी और नंबर का नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल होता है जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारा जो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन है, दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम उनके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद वहां से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अमंग ऑल दी फैक्टर्स। मतलब कि आपका जो गिवन नंबर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा होता है। ठीक है, इसे हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? इट्स ऑल्सो नोन एज जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ठीक है, अब इसे निकालते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक, सिंपल सी चीज है, मान लो आपको निकालना है 6 और 24 का एचसीएफ। या 120 का ले लेते हैं, 6 और 120 का एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं 6 और 120 का एचसीएफ? तो देखो यार, इसके लिए सिंपल है, या फिर यहां पर 6 की जगह 18 ले लेते हैं। हाँ, 18 और 120 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है बच्चों, सबसे पहले इनके क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो भैया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसे पावर की फॉर्म में लिख लो। तो ये हो गया कितना, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 2। सिंपल। और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं साइड में। तो सबसे छोटा नंबर जिससे 120 डिवाइड होगा 2, 60 आ गया। फिर 60 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 30 आ गया। फिर 2 से 15 आ गया, उसके बाद 3 से जाएगा ये 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा ये हमारा 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया हमारे पास कितना, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर इसे पावर की फॉर्म में लिखे तो 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1। तो देखो भाई, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है दो नंबर्स का, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 120, तो एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल लॉजिक बच्चों क्या है? एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल लॉजिक ये है कि जो दोनों नंबर्स के फैक्टर हैं, ठीक है, दोनों नंबर के जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो कॉमन फैक्टर यहां पर क्या है, 2 है एक, तो जो कि दोनों में आ रहा है, और एक 3 है। ठीक है, और इस कॉमन फैक्टर में जो लोएस्ट पावर है, जो लोएस्ट पावर वाले टर्म है, उनका प्रोडक्ट ले लो। तो देखो यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू, यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1। तो ये हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो एचसीएफ निकल कर आ गया 6। सिंपल। अगर मुझे इन्हीं का ही क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है, जो कि क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो देखो भाई ये हो जाएगा 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 2। ठीक है, और 120 का क्या आ जाएगा बच्चों, ये था हमारा 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 18 इंटू 120 इज इक्वल्स टू, सिंपल क्या है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कॉमन फैक्टर नहीं देखते, यहां पर हम हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर वाले टर्म का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहला फैक्टर है 2 की हाईएस्ट पावर है 2 रेज टू 3। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्टर है 3 की हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, और उसके बाद अगला फैक्टर है 5 की हाईएस्ट पावर है 1। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 3 करते हैं 8, 3 की पावर 2 करते हैं 9 और 5। तो हो जाएगा 8 5 जा 40 इंटू 9। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 360। सो 360 इज दी
एलसीएम फॉर 18 एंड 120। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो, दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन भी होता है बच्चों, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन उन दोनों नंबर्स के या उन दोनों इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। जैसे कि अभी हमने 18 और 120 का एचसीएफ निकाला, 6 आया था, और एलसीएम निकाला 360 आया था। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 18 और 120 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तुम करके देख सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो भाई, यहां पर हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो इससे तुम एक बेसिक सा क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाला। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जहां पर 96 एंड 404 का तुम्हें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। आराम से कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारे पास ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब तुम्हें यहां पर यह समझना है कि इसमें तुम्हें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। मैं डायरेक्ट बात करता हूं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। मतलब सोनिया उस पार्क का एक राउंड लेने में 18 मिनट्स लगाती है, और जो हमारा रवि है वो 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। मान लो एक राउंड फील्ड है। ठीक है, अब इस पर सोनिया जो है वो यहां से स्टार्ट करती है और यहां पर वापस आने में वो 18 मिनट्स ले रही है। ठीक है, वहीं जो हमारा रवि है वो इसी पार्क को 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि एंड गो इन द सेम टाइम सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें ये बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कितनी देर में मिलेंगे, यहां पर वापस कितनी देर में मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये सोच के देखो, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पर हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, ये सबसे बड़ा डाउट है। उसके बाद तुम आराम से कर दोगे इस क्वेश्चन को। तो यहां पर तुम ये सोचो कि जब ये दोनों दौड़ना शुरू करेंगे तो भाई देखो, आपका जो रवि है वो तो 12 मिनट में चक्कर पूरा कर लेगा। ठीक है, और जब तक रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक हमारी जो सोनिया है वो कहीं यहां पर होगी। उसके बाद जब सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी तब तक रवि अगला चक्कर स्टार्ट कर चुका होगा। ठीक है, तो ना तो ये दोनों 12 मिनट पे मिलने वाले, ठीक है, और ना ही ये दोनों 18 मिनट पे मिलने वाले। सीधी सी बात है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों 12 मिनट और 18 मिनट से ज्यादा टाइम पर मिलेंगे। ना तो 12 मिनट पे मिल सकते ना 18 मिनट पे। और जब ज्यादा की बात होगी, दोनों नंबर से गिवन से ज्यादा की बात होगी, तो वहां पर हम निकालेंगे मल्टीपल। यानी कि यहां पर तुम निकालोगे क्या, यहां पर तुम निकालोगे एलसीएम। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 12 और 18 का एलसीएम निकाल देना है, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर तुम खुद सोचो, वही लॉजिक जो पहले लगाया था। यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है एक आर्मी कंटिजेंट है जहां पर हमारे 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, और उन्हें उन मेंबर्स के पीछे 32 बैंड मेंबर्स के पीछे परेड करनी है, इन 616 मेंबर्स को। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो देखो भाई, अब वो कह रहे हैं कि 32 मेंबर्स के पीछे 616 लोगों को क्या करनी है, परेड करनी है। अब 616 कॉलम तो हम बना नहीं सकते। ठीक है, 616 कॉलम तो हम बना नहीं सकते। ठीक ना, हम 32 कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो जब 616 से ज्यादा बात हो ही नहीं रही है, 616 से ऊपर की बात हो ही नहीं रही है, यहां पर बात किसकी हो रही है, नीचे की हो रही है। यानी कि यहां पर जो आंसर आएगा वो छोटा नंबर आएगा 616 से। सोच के देखो, 616 कॉलम बना सकते हो तुम? 616 कॉलम बना ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें 32 लोगों के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। ठीक है, तो 616 कॉलम तो बनने पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो खुद सोचो, जब 616 कॉलम बनने पॉसिबल नहीं है तो यहां पर क्या होगा, 616 से कोई कम आंसर आएगा। और जहां पर कम आंसर की बात होगी, समझ जाओ वहां पर हमारा क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। यहां पर एचसीएफ निकालो, छुट्टी, खत्म, काम हो गया। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, इर्रेशनैलिटी, जिसमें आता है हमारे पास एक ये थ्योरम है, ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। मतलब कि अगर आपका p कोई प्राइम नंबर है जैसे कि 2, और वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे कि वो 8 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 8 को भी डिवाइड करेगा, खत्म बात। अब इसका इस्तेमाल करके हमें प्रूव करनी है इर्रेशनैलिटी। ये क्वेश्चन 110% आता है।
√2 वाला। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें हमेशा उल्टा मानकर चलना है। लेट, आपको इर्रेशनल प्रूव करना है, आप क्या मानकर चलोगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा मानकर चलो, हमेशा उल्टा मानकर चलना है। अगर उल्टा मानकर चलोगे तो तुम्हारा काम हो गया। रैशनल नंबर मान लिया, रैशनल नंबर को हम p/q में लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू p/q लिख लिया हमने। ठीक है, वेयर, यहां पर तुम्हें क्या बोलना है, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब देखो को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिनमें केवल हमारा एक कॉमन फैक्टर होता है 1, यानी कि इनका HCF 1 होता है। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे जरा सॉल्व कर लो बच्चों, तो देखो ये क्या आएगा, √2 इंटू क्यू इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू p²। यहां से हमारे पास क्या बन गया, यहां पर हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहां से हम देख सकते हैं कि अगर 2 हमारा p² को डिवाइड कर रहा है, यहां पर देखो 2 p² को डिवाइड कर रहा है तभी तो q² आ रहा है, तो अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा p को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी चीज है। तो यानी कि लेट p को जब 2 डिवाइड करता है तो ये n के इक्वल आ जाता है, जहां पर n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां से p की वैल्यू आ गई 2n। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, यहां पर इक्वेशन 1 थी, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन 2 को उठाकर कहां पर रख दो, इस इक्वेशन 1 में रख दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2q² इज इक्वल्स टू p की वैल्यू है 2n, तो 2n का होल स्क्वायर, सो 2q² इज इक्वल्स टू 4n²। इसे सॉल्व करेंगे, q² इज इक्वल्स टू 2n²। तो यहां पर भी सेम इक्वेशन 1 वाली सिचुएशन बन गई। अब देखो, क्योंकि q²/2 इज इक्वल टू n² है, मतलब आपका जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है जो कि q² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये q को भी डिवाइड करेगा, तो q/2 इज इक्वल टू आ गया m। ठीक है, यहां से q की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, यहां से q की वैल्यू आ गई 2m। सो अब इतनी चीज आने के बाद तुमने क्या माना था, तुमने एज्यूम किया था कि p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, मतलब इनमें केवल और केवल एक जो है वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए था। लेकिन तुम यहां पर चेक करोगे, तुम्हारा जो 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी कैन सी देयर इज अनदर कॉमन फैक्टर विच इज 2, सो वी फाउंड अ contradiction because p and q are not co-prime integers and this contradiction occurs due to the wrong assumptions। और उसके बाद हम लिख देंगे कि √2 is irrational, खत्म बात। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन 110% तुम्हारे उसमें आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है 5+ प्रूव 5+ √2 इज इर्रेशनल, जहां पर तुम्हें गिवन होगा कि √2 इज इर्रेशनल। तो ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हें सेम इसी तरीके से करना है। बस तुम क्या करोगे, 5+ √2 को सबसे पहले रैशनल मानोगे, उसके बाद इसे p/q के इक्वल कर लोगे। यहां से √2 इज इक्वल टू आएगा p/q -5, सो √2 इज इक्वल टू हो गया p -5q/q। तो यहां से देखो तुम क्या बोल सकते हो, यहां से तुम सिंपली ये बोल सकते हो बच्चों कि p -5q/q इज अ रैशनल नंबर, सो √2 इज अ रैशनल नंबर। तो तुम कहोगे ये तो एक क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि √2 तो पहले से ही हमारा क्या है बच्चों, एक इर्रेशनल नंबर प्रूव्ड है। ठीक है, तो भाई देखो इसी के साथ हमारा जो ये माइंड मैप था वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, माइंड मैप हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है रियल नंबर का। तो आई होप तुम लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं तुमसे मिलता हूं माइंड मैप के नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है पॉलिनोमियल का। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय बच्चों।